नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर बात कर रहे हैं दोस्तों, जो डॉक्टर शीश त्यागी जी की लिखी हुई एक हरियाणा की राजनीति पर बेहतरीन किताब है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में जो किरण चौधरी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, उसमें आपस में तलवारें खींची हुई हैं। और आज का जो वीडियो है ये कांग्रेस के इसी कहानी पर है कि ये जो कांग्रेस में आपसी गुटबाजी का रोग है ये कितना पुराना है, कितने समय से ये सब चला आ रहा है कि कांग्रेस में दो गुट आपस में भिड़े रहते हैं। अभी किरण चौधरी है, पहले कुलदीप बिश्नोई थे, राव इंद्रजीत थे, अशोक तंवर थे, ये बहुत सारे लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ते भिड़ते रहे और आखिरी में कांग्रेस छोड़कर चले गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी उनमें से एक हैं। असल में कांग्रेस का ये जो रोग है दोस्तों बहुत ही पुराना है। और आज भी अगर आप चार लोगों से राजनीतिक चर्चा करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई आपको ये बात जरूर कह देगा कि ये कांग्रेसी तो कभी एक नहीं हो सकते, या अगर ये एक हो जाएं तो इनका राज कभी नहीं जा सकता। कांग्रेस में जो अंतर्कलह है दोस्तों, उसकी कहानी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और आज के इस वीडियो में हम उस कहानी को जानेंगे कि कांग्रेस में आखिर ये गुटबाजी का रोग कैसे शुरू हुआ और इसमें फिर किस किस तरीके के मोड़ आए। बहुत हिस्टोरिकल ये वीडियो है, इसलिए आप इसको धैर्य से सुने, आपको बहुत आनंद इसमें आएगा। और कांग्रेस में अंतर्कलह की रोग की जड़ों को जाने बिना हम वर्तमान को भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आज से 100 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा। और 100 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता केंद्रीय दल नहीं होता था और उसमें एक वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी, उस दौर में भी कांग्रेस के नेता इसी तरीके से लड़ा करते थे, इसी तरीके के गुट हुआ करते थे, इसी तरीके के मतभेद उनमें हुआ करते थे। 1920 के दशक में पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होते थे लाला लाजपत राय जी। उन्होंने 1920 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें खुद गांधी जी असहयोग आंदोलन को उनका जो था उसको मंजूरी दी गई थी। और इस दौर में भी पंजाब की जो कांग्रेस थी जिसमें हरियाणा शामिल था, उसमें दो गुट हुआ करते थे। एक गुट लाला लाजपत राय जी का था और दूसरे गुट का नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल किया करते थे। डॉक्टर सत्यपाल पंजाब विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे 1952 से 1954 तक। और 1928 में लाला लाजपत राय जी के निधन के बाद डॉक्टर गोपीचंद भार्गव इस गुट के नेता बन गए और डॉक्टर सत्यपाल गुट का नेतृत्व आगे चलकर डॉक्टर भीमसेन सच्चर ने संभाला। भार्गव गुट को केंद्रीय स्तर पर सरदार पटेल का आशीर्वाद और समर्थन हासिल था, तो सच्चर गुट को पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद से शय मिला करती थी। भार्गव और सच्चर गुट की प्रतिद्वंद्विता तो सड़कों तक नजर आई थी। पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र जिसमें अंबाला डिवीजन जिसको कहा जाता है, उसके कांग्रेसी नेता भी इन दो धड़ों में बराबर बराबर बटे हुए थे। हरियाणा में कांग्रेस की जमीन तैयार करने में सबसे अहम और अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा सच्चर गुट से जुड़े हुए थे। सच्चर गुट का प्रतिनिधित्व वो करते थे हरियाणा क्षेत्र में। उस दौर में चूंकि पंजाब में कांग्रेस थी और कांग्रेस के दोनों धड़ों का नेतृत्व पंजाबी नेताओं के हाथों में था, तो हरियाणा के कांग्रेसी जो थे वो भी सच्चर साहब और भार्गव साहब दोनों गुटों से जुड़े रहते थे। कोई हरियाणा में किसी गुट का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए दोनों बटे हुए थे। और यह बात अलग है कि हरियाणा में कांग्रेस के कई नामचीन नेता उस समय होते थे, जैसे नेकीराम शर्मा, लाला श्यामलाल एडवोकेट जो रोहतक से थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव, चौधरी देवीलाल, उनके बड़े भाई चौधरी साहिब राम पंजाब में उस समय सक्रिय भूमिका निभाया करते थे। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे और उनके जो भाई थे पंडित ठाकुरदास भार्गव, वो गुड़गांव हिसार लोकसभा क्षेत्र के सदस्य रहे। पंडित ठाकुरदास भार्गव दबंग और प्रतिभा संपन्न सांसद थे और सत्ता पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने से गुरेज नहीं किया। उनकी पर्सनैलिटी उस समय पूरे भारत में जानी पहचाना वो चेहरा थे और पंडित नेहरू उनसे खासे प्रभावित रहते थे। 1954 में जब चीन के प्रीमियर चाओ इन लाओ भारत आए तो उन्होंने पंडित नेहरू ने पंडित ठाकुरदास भार्गव का परिचय उनसे करवाया और करवाते हुए ये कहा था कि ठाकुरदास भार्गव विपक्ष के असली नेता हैं। उल्लेखनीय है कि भार्गव बंधुओं का जन्म रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था और उनके पिता मुंशी बद्री प्रसाद 1905 में रोहतक के जिलाधीश सेकंड क्लास ऑफिसर रहे थे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि पंजाब कांग्रेस के एक शक्तिशाली गुट भार्गव गुट का नेतृत्व भी
मूलतः एक हरियाणवी आदमी ही कर रहा था। वैसे डॉक्टर भार्गव ने 1930 के दशक में ही लाहौर को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया था और उनका एक तरीके से हरियाणा से नाता टूटा हुआ था। आज़ादी के आंदोलन के बिल्कुल अंतिम क्षणों के दौरान ही कांग्रेस की गुटबाजी ने तब और विकराल रूप धारण कर लिया, जब 1946 के चुनाव के बाद कांग्रेस को सत्ता प्राप्ति की उम्मीद पंजाब में लगने लगी। और इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के दो गुट सक्रिय थे, जिनमें से एक गुट का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे और दूसरा गुट सरदार पटेल जी का था। पंजाब में आज़ाद गुट में भीमसेन सच्चर, दीवान चमनलाल, डॉक्टर सत्यपाल, पंडित श्री राम शर्मा और पटेल गुट में डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, सरदार प्रताप सिंह कैरो, दरबारा सिंह और गुरमुख सिंह मुसाफिर इसमें होते थे। तो तब भी केंद्रीय स्तर पर और पंजाब में भी दो तरीके की धड़ेबंदी उस समय कांग्रेस में चला करती थी। तो इस समय कह सकते हैं कि 100 साल पुराना ये रोग कांग्रेस में आज तक चल रहा है। 1946 के चुनाव में पंजाब में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल सका। कांग्रेस ने 56 सीटें जीती थी और नेता पद के लिए दीवान चमनलाल सैनी और डॉक्टर गोपीचंद भार्गव में मुकाबला हुआ। दीवान साहब 60% वोट लेकर विजयी हुए, लेकिन गांधी जी को जैसे ही ये खबर मिली तो उन्होंने कह दिया कि चमनलाल के चरित्र पर अनेक आरोप लग चुके हैं और ऐसे व्यक्ति को पार्टी का नेता बनाना उचित नहीं होगा। अब गांधी जी की बात कौन मोड़े। मौलाना आज़ाद ने बहुत कोशिश की कि चमनलाल नेता बने रहें, लेकिन अंत में गांधी जी की बात ही मानी गई और चमनलाल को हटाकर सच्चर को नेता बनाया गया। दीवान चमनलाल बड़े भूपति और नामी वकील थे। गजब की वो अंग्रेजी बोला करते थे और उनके बच्चे पश्चिमी संस्कृति में पले बड़े थे। मोहम्मद अली जिन्ना उनके गहरे दोस्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी के आदेश के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुए और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। 1946 में कांग्रेस विधायक दल के नेतृत्व का मसला सुलझाने के लिए मौलाना आज़ाद खुद लाहौर चलकर गए थे। विधायक दल के नेता पद के लिए मुकाबला डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और दीवान चमनलाल सैनी जी के बीच में हुआ। दीवान साहब को डॉक्टर सत्यपाल धड़े का समर्थन प्राप्त था और इस धड़े के अन्य नेताओं में केदारनाथ सहगल, अब्दुल गनी डार, सन्नो देवी सहगल, जो हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी, वो इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। डॉक्टर भार्गव को सेठ सुदर्शन और वीरेंद्र प्रताप जी, जो प्रताप समाचार पत्र के मालिक होते थे, उनका भी समर्थन हासिल था। कांग्रेस काफ़ी मशक्कत के बाद सच्चर साहब को नेता चुन लिया गया और उन्हें और चौधरी लहरी सिंह को मंत्रिमंडल में कांग्रेसी कोटे से शामिल किया गया। इस तरीके से एक बार पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा सुलझा, लेकिन गुटबाजी का मुद्दा वहीं की वहीं खड़ा रहा। 1947 में देश के विभाजन के कुछ समय के बाद भीमसेन सच्चर पाकिस्तान में रुके रहे ताकि जो विस्थापित थे हिंदू और सिख, उनकी देखभाल वो कर सकें। और अपने कट्टर प्रतिद्वंदी सच्चर की अनुपस्थिति का डॉक्टर भार्गव ने जमकर लाभ उठाया और पूर्वी पंजाब के वो पहले प्रीमियर यानी कि मुख्यमंत्री बन गए। 1948 में सच्चर जब हिंदुस्तान लौटे तो उनके और डॉक्टर भार्गव के बीच सत्ता की जंग हद से ज़्यादा तेज हो गई। सच्चर गुट डॉक्टर भार्गव को सच्चायुक्त करने पर आमादा था और उसने कांग्रेस हाईकमान से डॉक्टर भार्गव की शिकायत की और उन पर कमजोर प्रशासक होने का आरोप लगाया। एक बार पंजाब की जो धड़ेबंदी थी वो फिर आसमान चढ़कर बोलने लगी। सच्चर को चूंकि पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद का समर्थन हासिल था, इसलिए सच्चर साहब की कोशिशें रंग लाई और कांग्रेस ने डॉक्टर भार्गव को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बोल दिया। अब सरदार पटेल की भरसक कोशिश ये थी कि डॉक्टर भार्गव विधायक दल के नेता बने रहें, इसलिए पटेल साहब खुद 6 मार्च 1949 को विधायक दल की बैठक में आए और उन्होंने विधायकों से कहा कि नवसर्जित पूर्वी पंजाब के हित में सब लोग एकता बनाए रखें और सत्ता की हवस न पालें, बल्कि पंजाब व पार्टी के हित में अपनी योग्यता और शक्ति का इस्तेमाल करें। अब पटेल साहब हरियाणा के लोग जो नेता थे, पंजाब के नेता थे, उनका मिजाज उनको शायद पता नहीं था। एक तरीके से सरदार पटेल की यह सलाह तो उन विधायकों के लिए चेतावनी थी जो डॉक्टर भार्गव के रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, लेकिन सरदार पटेल के प्रयास भी नाकाफी सिद्ध हुए और 6 अप्रैल 1949 को हुए शक्ति परीक्षण के दौरान डॉक्टर भार्गव केवल 1 वोट से पराजित हो गए। अविश्वास पक्ष जो मत था उसके पक्ष में 40 वोट पड़े और 39 वोट उसके खिलाफ पड़े और इस तरीके से वो विधायक दल के नए नेता का चुनाव का फिर नौबत आ गई। भार्गव गुट ने नेता पद के लिए हरियाणवी क्षेत्र के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह डाबड़ा को मैदान में उतार दिया। उनके सामने भीमसेन सच्चर खुद थे।
चुनाव हुआ और कैप्टन रणजीत सिंह डाबड़ा को 7 मतों से हारना पड़ा। और इसके पीछे भी कहानी अगर आप जाने तो वो भी बहुत दिलचस्प है। रणजीत सिंह जी की पराजय में महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो हरियाणा क्षेत्र के विधायकों की थी, क्योंकि उन्होंने सच्चर का साथ दिया और इस तथ्य की भी उपेक्षा कर दी कि उनका समर्थन पंजाब को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री दे सकता था, जो फिर जाकर अपने को 1966 में नसीब हुआ। इस मुकाम पर हरियाणवी विधायकों द्वारा भार्गव समर्थित कैप्टन रणजीत सिंह को समर्थन न दिए जाने की वजह ये थी कि भार्गव ने अपने मंत्रिमंडल से हरियाणवी मंत्री चौधरी लहरी सिंह को हटा दिया था। और चौधरी लहरी सिंह को हटाने की वजह यह थी कि जब पंजाब विधानसभा के सदस्यों ने केंद्रीय असेंबली के लिए एक सदस्य चुनना था और भार्गव ये चाहते थे कि चौधरी कृष्ण गोपाल चुने जाएं, लेकिन जो हरियाणवी क्षेत्र के विधायक थे जो अधिकांश सच्चर धड़े से जुड़े हुए थे, उन्होंने केंद्रीय असेंबली की सदस्यता के लिए मास्टर नंदलाल का समर्थन देकर उनको जिता भी दिया। इस घटना से डॉक्टर भार्गव बहुत खपा हुए और खपा होने पर उन्होंने जो पहला उनका जो नजला था वो चौधरी लहरी सिंह पर गिरा और उन्होंने चौधरी लहरी सिंह को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चौधरी लहरी सिंह की जगह भार्गव जी पंडित श्री राम शर्मा जी को अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, लेकिन पंडित जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। कुछ दिनों बाद जब पंडित जी ने स्वीकृति दे दी तो मंत्री जो कैप्टन रणजीत सिंह थे उन्होंने रोड़ा अटका दिया और जब वो रुकावट दूर हुई तो फिर पंडित जी अपना मन बदल चुके थे। इस बात से खपा हरियाणवी विधायक पंडित भार्गव को सबक सिखाना चाहते थे और मौके की तलाश में रहते थे। यह अंदाजा लगाया जाता है कि डॉक्टर भार्गव ने भी रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाकर यह चाल चली होगी कि हरियाणवी विधायक रणजीत सिंह का विरोध नहीं करेंगे और सच्चर का पत्ता अपने आप में साफ हो जाएगा। इन हरियाणवी विधायकों में पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी साहबराम जी, प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी बदलू राम, चौधरी लहरी सिंह, चौधरी सूरजमल और दुर्गाचंद जी, मोहर सिंह जी, सन्नो देवी, जीवनलाल और नरोत्तम सिंह इनमें शामिल थे। इस तरीके से ये कहा जा सकता है दोस्तों कि पटेल समर्थी डॉक्टर भार्गव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवाने और सच्चर साहब को मुख्यमंत्री बनवाने में निर्णायक भूमिका हमारे हरियाणवी विधायकों की थी। इस तरीके से कांग्रेस की जो धड़ेबंदी थी वो सरदार पटेल की कोशिशों के बावजूद भी खत्म नहीं हो पाई और उस समय केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस में पंडित नेहरू और सरदार पटेल के गुटों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी गंभीरता का अंदाजा अगर आपको लगाना है तो मैं एक घटना उसकी भी बताता हूँ आपको। हुआ ये था कि 6 अप्रैल 1949 को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जब भीमसेन सच्चर राज्यपाल के पास शिमला पहुंचे कि मुझे शपथ दिलाइए, तो राज्यपाल ने उनको संविधान की धारा 163 का हवाला देकर शपथ दिलाने से ही मना कर दिया। इस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ अकेले किसी एक विधायक को नहीं दिलाई जा सकती, अपितु मंत्रियों की परिषद को ही ये शपथ दिलाई जा सकती है। इस तरीके से जो मुख्यमंत्री थे वो परेशान हो गए और यह सब सरदार पटेल के इशारे पे हुआ था। सच्चर साहब भी ये समझ गए थे कि बिना सरदार पटेल के ये संभव नहीं है। हताश और परेशान सच्चर साहब तुरंत दिल्ली में सरदार पटेल से जाकर मिले, उनको मनाया और मंत्रिमंडल के गठन के बारे में उनसे विचार विमर्श किया। अब सरदार पटेल की शरण में सच्चर साहब आ चुके थे तो वो भी नरम हो गए। सच्चर अपने मंत्रिमंडल में ज्ञानी करतार सिंह को शामिल कराना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल इसके सख्त खिलाफ थे। पटेल साहब ने सच्चर से कहा कि वे पंजाब में ऐसी मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं जो अपने जीवन काल में टूटे। अब सरदार पटेल की बातों को ना मानने का सवाल सच्चर साहब के लिए खतरा था। सच्चर को सरदार पटेल साहब ने इतना विवश कर दिया कि उनको अपने मंत्रिमंडल में अपने जो कट्टर प्रतिद्वंदी थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और पृथ्वी सिंह को न चाहते हुए भी उनको शामिल करना पड़ा। सच्चर के नवगठित मंत्रिमंडल को कंपोजिट कैबिनेट की संज्ञा दी गई क्योंकि इसमें कांग्रेस के दोनों धड़ों के सदस्य शामिल थे और ये प्रयोग कांग्रेस में तब से चला आ रहा है कि जब सरकार बनती है तो जो विरोधी धड़े होते हैं उनको भी मंत्रिमंडल में लिया जाता है। सच्चर मंत्रिमंडल में डॉक्टर भार्गव का शामिल होना सरकार के संचालन में एक बहुत बड़ी बाधा थी। दोनों दिग्गजों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे। पंजाब में कांग्रेस की अंतर्कलह से परेशान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 जून 1949 को मुख्यमंत्री सच्चर को एक पत्र लिखा और पत्र में उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि पंजाब में अब हालांकि कंपोजिटिव मिनिस्ट्री है, फिर भी यह एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है। प्रतिद्वंदी धड़े में लगातार तनाव बढ़ रहा है और मुझे ये भी बताया गया है कि आपके और गोपीचंद भार्गव के बीच में सामान्य बोलचाल भी नहीं है और एक सरकार के लिए असाधारण हालात हैं, इसको तुरंत बदला जाना चाहिए। इसके बाद सच्चर साहब ने अपना बचाव करते हुए पंडित नेहरू को वापसी में एक पत्र लिखा कि उनके और डॉक्टर भार्गव के संबंध बेहद मधुर हैं।
सच्चर हाईकमान के इस अनावश्यक इस्तीफे से भी काफ़ी आहत हुए। उन्होंने भार्गव को धूल चटाने की ठान ली। सच्चर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने की आड़ में उस दौर के चर्चित स्टील स्कैंडल की जांच शुरू करा दी, जिसमें सेठ सुदर्शन और डॉक्टर भार्गव के व्यक्तिगत मित्र भी लपेटे में आ गए। उधर डॉक्टर भार्गव ने भी सच्चर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और इस गुट ने 34 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन कांग्रेस हाईकमान को दिया, जिसमें सच्चर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। पंजाब में एक बार फिर जो धड़ेबंदी थी वो अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। इसी बीच सच्चर के आका पंडित नेहरू ने 11 अक्टूबर 1949 को प्रधानमंत्री बनने के बाद के अपने पहले विदेश दौरे पर वो रवाना हुए। नेहरू की देश से गैर मौजूदगी का सरदार पटेल फ़ायदा उठाना चाहते थे और सरदार पटेल ने इस मौके को सच्चर को सत्ता से हटाने के लिए एक चक्रव्यूह इस दौरान रचा। सरदार पटेल के निर्देश पर कांग्रेस के महासचिव के वेंकट राव ने सच्चर को 3 दिन के भीतर उन पर लगे आरोपों की सफाई देने के लिए कहा जो भार्गव गुट ने उन पर लगाए थे। विधानसभा का सत्र चल रहा था और उसी दौरान 11 अक्टूबर को शाम 4 बजे 60 पन्नों की चार्जशीट सच्चर साहब को मिली। सच्चर ने हाईकमान से आग्रह किया कि स्पष्टीकरण के लिए मुझे कम से कम 3 दिन का तो समय आपने दिया है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। हाईकमान ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब सच्चर साहब उस दोराहे पे थे जब या तो इस्तीफा देना था या पंडित नेहरू का साथ मिलना था। सच्चर आरोपों का स्पष्टीकरण देने और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही अपने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की अनुमति कांग्रेस हाईकमान से चाहते थे, लेकिन पटेल सच्चर को हटाकर अपने चहेते भार्गव को मुख्यमंत्री बनाने पर आमादा थे। इसलिए पटेल साहब के निर्देश पर हाईकमान ने सच्चर के तमाम आग्रह ठुकरा दिए और 17 अक्टूबर को सच्चर साहब की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई। अपनी पुस्तक हरियाणा के इतिहास में पंडित श्रीराम शर्मा ने इस घटनाक्रम के संदर्भ में लिखा है कि 6 महीने बीते थे कि सच्चर मंत्रिमंडल पर भी अविश्वास प्रस्ताव का साया आ पड़ा। पंडित नेहरू अमेरिका के अपने पहले दौरे पर जा रहे थे और सरदार पटेल पहले से इस मौके की तलाश में थे कि प्रधानमंत्री तो जहाज में चढ़ें और उनका प्रधानमंत्री का उनके पास चार्ज आते ही सच्चर मंत्रिमंडल की वो बलि ले लें। पंजाब की गद्दी पर अपने विश्वास पत्र डॉक्टर भार्गव को बैठाने के लिए सरदार पटेल किसी भी हद तक जा सकते थे। श्रीराम शर्मा जी सच्चर मंत्रिमंडल के बड़े समर्थक थे। उन्हें सच्चर ने प्रधानमंत्री के पास भेजा कि किसी प्रकार से पंडित नेहरू के लौटने तक अविश्वास का मामला टाल दिया जाए। प्रधानमंत्री पहले तो यह बात सुनकर कुछ नाराज हुए कि यह पंजाब का झगड़ा झमेला हमेशा खड़ा रहता है। उसके बाद वो मौन हो गए और पूछा कि तुम चाहते क्या हो। इसके बाद उत्तर मिला कि यही कि आपके लौटकर आने तक सरदार को यह साफ साफ कह जाइए कि वह सच्चर मंत्रिमंडल को चलने दे। आपके लौटने पर आपको जो ठीक लगे वो आप कर देना। पंडित नेहरू के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था और वो गर्दन हिलाकर कार में बैठकर अपने कार्यालय चल दिए। इसका मतलब साफ था कि सरदार पटेल की अब चलनी थी। अगले ही दिन 18 अक्टूबर 1949 को डॉक्टर गोपीचंद भार्गव एक बार दोबारा से पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने हरियाणा क्षेत्र से कैप्टन रणजीत सिंह और सरदार नरोत्तम सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। अब ये दोनों ही जो मंत्री थे वो हिसार जिले से संबंध रखा करते थे। इस समूचे प्रकरण से दोस्तों ये साफ जाहिर था कि नेहरू खपा हुए, क्योंकि सच्चर उनके अपने आदमी थे। और फिर आया वो दिन जिसके बाद भारतीय राजनीति का चलन ही बदल गया और अब तक वो चलन जारी है। 15 दिसंबर 1950 को लौह पुरुष सरदार पटेल जी का निधन हो गया और इधर जो पंजाब था उसमें डॉक्टर भार्गव राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए। अब उन्हें और उनकी सरकार को बचाने के लिए सरदार पटेल तो थे नहीं, इसलिए भार्गव साहब को सत्ता से हटाने के लिए सच्चर गुट ने रात दिन एक करना शुरू कर दिया और तमाम राजनीतिक जो मर्यादाएं थी, सीमाएं थी, वो उन्होंने लांघ दी। 20 जून 1951 को डॉक्टर भार्गव को त्यागपत्र देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 1952 में हुए पहले आम चुनाव से पहले ये राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की धड़ेबंदी इसके बावजूद खत्म नहीं हुई। पंजाब सरकार व पंजाब कांग्रेस संगठन दोनों से डॉक्टर भार्गव गुट का एक तरीके से उस समय सफाया हो गया था। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि डॉक्टर भार्गव जैसे दिग्गज राजनेता को 1952 में करनाल जिले की 2 विधानसभा सीटों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा और दोनों ही जगह पर उनकी जमानत जब्त होगी। बुटाना में उनको 5.38 और थानेसर में उनको केवल 6% वोट मिले और वो 7वें और 4थे स्थान पर दोनों जगह पर रहे। वर्षों तक उपेक्षित रहे डॉक्टर भार्गव को तीसरी बार सरदार प्रताप सिंह कैरो की हत्या के बाद 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो तब पंजाब विधान परिषद के सदस्य होते थे।
राजनीति में कभी आप आसमान चढ़ते हैं तो कभी आपको जमीन भी देखनी पड़ती है। राजनीति, विशेषकर लोकतांत्रिक राजनीति में गुटबाजी एक स्वाभाविक स्थिति होती है दोस्तों। इसलिए भार्गव गुट के सफाए के बाद जो नए से समीकरण बनने शुरू हुए, उन्होंने भी पंजाब की राजनीति को बहुत अलग तरीके से मोड़ दिया। पंजाबी सियासत के बड़े दिग्गज सरदार प्रताप सिंह कैरो और लाला जगत नारायण सरदार पटेल की मृत्यु के बाद भार्गव गुट छोड़कर छच्चर और श्रीराम शर्मा और सत्यपाल गुट में शामिल हो गए थे। उधर हरियाणवी क्षेत्र की बात की जाए तो हरियाणा क्षेत्र के जमीनी और जुझारू नेता चौधरी देवीलाल भी प्रताप सिंह कैरो के साथ आ मिले थे। इस तरीके से 1952 के आम चुनाव के बाद एक तरीके से सरदार प्रताप सिंह कैरो, चौधरी देवीलाल और लाला जगत नारायण गुट का कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस संगठन पर वर्चस्व स्थापित हो गया था। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भीमसेन सच्चर और प्रताप सिंह कैरो दोनों को ही पसंद करते थे, किंतु पंजाब के कांग्रेसी विधायकों का बहुमत कैरो के साथ था, इसलिए कैरो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। लेकिन किसी को भी मुख्यमंत्री बना देना कांग्रेसी विधायकों के आत्मसम्मान के गवारा नहीं होता था। गुटबाजी तब भी जारी रही। अब सच्चर मुख्यमंत्री थे और उनके प्रतिद्वंदी कैरो मंत्री होते हुए भी जिस तरीके से नेता पद के लिए तो कोशिश कर रहे थे, उनके जो नतीजे थे वो कांग्रेस को झेलना पड़ा था। गुटबाजी खत्म होने की बजाय बढ़ने लगी थी, लेकिन अब गुटबाजी का रूप बदल गया था। केंद्रीय स्तर पर भी नेहरू के रूप में एक ऐसा नेता था जिसका सरकार व संगठन दोनों पर नियंत्रण था, और जाहिर था कि नेहरू एक ही समय में दोनों गुटों का संरक्षण नहीं कर सकते थे, एक गुट का उनको साथ देना था। दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी ये भी थी कि गुटबाजी न हो। 1920 के दशक में कांग्रेस में अलग गुट की नींव रखने वाले डॉक्टर सत्यपाल को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष की अपेक्षा तो गैर राजनीतिक आचरण की जाती है, लेकिन डॉक्टर सत्यपाल अपनी पुरानी आदतों से मजबूर थे और वो कांग्रेसी गुटबाजी को हमेशा हवा देते थे। यह भी संयोग है कि अब डॉक्टर सत्यपाल को सच्चर के विरोधियों को हवा देनी थी और उन्होंने उनके गुट की कमान संभाल रखी थी। इस बार शुरुआत हुई हरियाणवी दिग्गज पंडित श्रीराम शर्मा और सरदार प्रताप सिंह कैरो और लाला जगत नारायण के बीच तनातनी से। तीनों ही मंत्री उस सरकार में थे। पंडित श्रीराम शर्मा की माने तो कैरो और जगत नारायण से वे इसलिए खपा थे कि कांग्रेस संगठन में इन दोनों धड़ों ने शर्मा के साथ न्याय नहीं किया था। अब पंडित जी चुप नहीं बैठ सकते थे और शर्मा कांग्रेस संगठन के दोनों गुटों के बीच निर्णायक शक्ति परीक्षण पर आमादा थे, और यह भी बिना देरी किए वो चाहते थे। और इसका जो रिपोर्ट थी वो केंद्रीय आलाकमान को भी निरंतर पहुंच रही थी। पंडित श्रीराम शर्मा जी को आशंका थी इस स्थिति में मुख्यमंत्री सच्चर कैरो और जगत नारायण की तरफदारी कर सकते हैं, जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री सच्चर ने शर्मा जी को यह सलाह दी थी कि वे आपसी बातचीत से मामलों को सुलझा लें, लेकिन कांग्रेसी कभी भी आपसी बातचीत से मुद्दों को सुलझाने में विश्वास नहीं रखते हैं। 3 मार्च 1953 को सच्चर साहब ने नेहरू को लिखा कि मौलाना अब्दुल गनी की प्रेरणा लेकर केदारनाथ सहगल, सन्नो देवी और कुछ अन्य विधायक सरकार के सुचारू संचालन को बाधित करने के मकसद से इकट्ठा होते हैं। बाद में कैप्टन रणजीत सिंह डाबड़ा, देवराज सेठी और 1-2 अन्य विधायक भी असंतुष्टों की जमात में शामिल हो गए, और इस तरीके से पंजाब में जो सरकार है उसको खतरा मंडराने लगा। इन असंतुष्टों ने सच्चर साहब से अपनी शत्रुता को गुप्त तरीके से चलाए रखा। सच्चर ने दावा किया कि पार्टी के असंतुष्ट पंडित श्रीराम शर्मा से दिशा निर्देश पा रहे हैं, और सच्चर ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने कई दफा पंडित श्रीराम शर्मा से बातचीत की कोशिश की है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पाए। वो लगातार इस बात की जो रिपोर्ट थी वो पंडित नेहरू को भी दे रहे थे। उधर जो गुप्तचर एजेंसियां थी उनके हवाले से ये कहा गया कि 8 अप्रैल को लगभग 25 असंतुष्टों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सत्यपाल के घर पर बैठक की है। सच्चर ने तत्काल इस बैठक की सूचना पंडित नेहरू और मौलाना आजाद को दे दी। पंडित नेहरू ने प्रतिक्रिया स्वरूप पंडित श्रीराम शर्मा और डॉक्टर सत्यपाल को विघटनकारी हरकतों से बाज आने की चेतावनी तक दे दी, लेकिन प्रधानमंत्री की चेतावनी भी कांग्रेसी विधायकों पर कोई असर नहीं डाल पाई। उस समय भी नहीं डाल पाती और आज भी नहीं डाल पाती। इतना ही नहीं, गुटबाजी से आहत और गुस्साए नेहरू ने डॉक्टर सत्यपाल को 19 अप्रैल को एक पत्र भी लिखा। उस समय पत्र बहुत लिखे जाते थे, और एक पत्र में उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पिछले कुछ समय से मुझे जानकारी मिल रही है कि पंजाब विधानसभा के कुछ सदस्य सरकार के खिलाफ गुट बना रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे संतुष्टों ने आपके निवास पर बैठक भी की है, और इस सूचना से मैं बहुत हैरत में हूँ। पंजाब में धड़ेबंदी एक अभिशाप बन चुकी है, और यदि हमें कोई सबक सीखना ही है तो यह है कि हम गुटबाजी को नहीं झेल सकते हैं।
इसके अलावा यह तो कतई आपत्तिजनक है कि विधानसभा अध्यक्ष इस गुटबाजी का हिस्सा बने। आपको याद होगा कि पिछले साल भी मैंने आपको कहा था कि पंजाब में ये गुटबाजी ख़त्म करो, इसकी ज़रूरत है, और यह पनपने देने की बजाय कांग्रेस इस का जो बोरिया बिस्तर है मैं पंजाब से उसको बांधना पसंद करूंगा। तो इतने आहत पंडित नेहरू कांग्रेस की धड़ेबंदी से उस समय थे और विधानसभा अध्यक्ष वो पत्र लिख रहे थे। 22 जुलाई 1953 को एक बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम हुआ दोस्तों। मुख्यमंत्री सच्चर ने त्यागपत्र दे दिया और उनका त्यागपत्र स्वीकार भी कर लिया गया, लेकिन उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नए मंत्रिमंडल का गठन किया। इस नए मंत्रिमंडल में पंडित श्रीराम शर्मा जी को जगह नहीं मिली थी। पंडित श्रीराम शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष सत्यपाल गुट के सदस्यों के साथ कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया और गांधी जनता पार्टी बना ली। पंडित श्रीराम शर्मा के कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद अब मंत्रिमंडल के दो और सुरमा जो थे उनके हरकत में आने की बारी थी। सरदार प्रताप सिंह कैरो और लाला जगत नायर में जंग छिड़ी हुई थी। इसके कारण कई थे, लेकिन मुख्य मुद्दा ट्रांसपोर्ट सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का था। और यह संयोग ही देखिए कि आज भी पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी पार्टियों के लिए एक बेहद मलाईदार महकमा है। लाला जगत नारायण चाहते थे कि परिवहन सेवाओं का सरकारीकरण हो, जबकि कैरो इस कदम के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इस व्यवसाय का मूलतः सिखों का इस पे कब्जा था, जिनसे कैरो को राजनीतिक और आर्थिक सहयोग मिला करते थे। पार्टी को बहुत फंड वो इससे जुटाते थे। कैरो नहीं चाहते थे कि सिख ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के हितों पर कोई आंच आए, और उधर कैरो ने लाला जगत नारायण पर विपक्षी सदस्यों की ओर से अपने समर्थकों से भ्रष्टाचार के 34 आरोप लगाए। लाला जगत नारायण ने नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे दिया और पंडित नेहरू, पंत, मौलाना आजाद और श्रीमन नारायण आदि नेताओं की कमेटी का इस आरोप पत्र की सत्ता जांचने के लिए कमेटी बनाई गई। जांच करने पर सारे आरोप लाला जगत नारायण पर निराधार पाए गए और लाला जगत नारायण को अपना त्यागपत्र वापस लेने को कहा गया और उनको फिर सम्मानजनक तरीके से उनका मंत्रालय दे दिया गया। ये उस समय की राजनीति का आप तगाजा देखिए कि एक बंदे पे आरोप लगते हैं और वो अपना इस्तीफा दे देता है। आज के दौर में ये संभव नहीं है। 1950-51 में लाला जगत नारायण पंजाब कांग्रेस के महासचिव और कैरो प्रधान होते थे। दोनों में खूब मित्रता होती थी, गहरे आत्मीय संबंध होते थे। 1952 के चुनाव में भी दोनों इकट्ठे रहे। सत्संग मंत्रिमंडल में भी दोनों साथ साथ रहे और 4 वर्षों में दोनों के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। एक दूसरे की शक्ल देखना भी वो पसंद नहीं करते थे। लाला जगत नारायण कैरो की तानाशाही प्रवृत्ति को सहन करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। 26 अक्टूबर 1956 को आखिर लाला जगत नारायण ने भी कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और 1954-55 का ये दौर था दोस्तों, और मुख्यमंत्री सच्चर को अकाली आंदोलन से भी निपटना था और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विपक्ष के हमलों से भी बचाना था। उन्होंने लाला जगत नारायण पर आरोप लगाए कि जो लाला जगत नारायण पर आरोप थे उनकी जांच कराई और लाला जगत नारायण को फिर निर्दोष करार दिया गया। विधानसभा में भी सच्चर ने जगत नारायण जी को विपक्षी हमलों से बचाया। नतीजा ये हो कि लाला जगत नारायण सच्चर साहब के कट्टर समर्थक हो गए, लेकिन कैरो और सच्चर के रिश्ते चूंकि तनावपूर्ण थे और वो और ज़्यादा बिगड़ गए। इसके बाद लाला जगत को कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और प्रसंगवश पंडित नेहरू और सरदार पटेल जो थे उनका इसमें बहुत बार जिक्र आया है, तो उनके संबंधों पे भी कांग्रेसी गुटबाजी के साथ जान लेते हैं। आमतौर पे यह माना जाता है दोस्तों कि गांधी जी के बाद नेहरू देश और कांग्रेस के निर्विवाद और एक क्षत्र नेता थे, लेकिन यह धारणा सच से काफ़ी दूर है। सरदार पटेल जी का कद नेहरू जी से कतई कम नहीं था, बल्कि कांग्रेस संगठन में तो पटेल साहब नेहरू पर भी भारी पड़ते थे, लेकिन गांधी पटेल को पूरा मान सम्मान और जो वो देते थे, अधिमान देते थे, वो नेहरू को बराबर बराबर मिलता था। अप्रैल 1946 की अगर आप बात करें तो कांग्रेस में नए नेता का चुनाव होना था। 2 दावेदार पंडित नेहरू और सरदार पटेल थे और ये तय किया गया कि जो भी नेता चुना जाएगा वो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। गांधी ने इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा था कि इफ आस्क्ड आई वुड प्रेफर जवाहरलाल नेहरू इन टुडे सर्कमस्टेंसेस, आई हैव रीजंस दैट। लेकिन अहम समस्या ये थी कि किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, तो ऐसे में पटेल का प्रधानमंत्री बनना लगभग सभी को तय लग रहा था। गांधी जी की इच्छा जानने के बाद आचार्य कृपलानी ने 25 अप्रैल 1946 को पंडित नेहरू के नाम के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति था, उसके कई सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को एक पत्र भेजा था। 15 सदस्यों के हस्ताक्षर नेहरू के नामांकन और गांधी जी की इच्छा पर फूल चढ़ाने के लिए काफ़ी रहे।
सरदार पटेल, कृपलानी, पट्टाभी, सीतामढ़ैया और अपनी दावेदारी जो थी उन्होंने वापस ले ली और नेहरू जी को नेता चुन लिया गया। सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लेने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको गांधी जी को पकड़ा दिया। गांधी जी ने वह पत्र नेहरू को दिखाते हुए कहा कि किसी भी प्रांतीय कमेटी में तुम्हारे नाम का प्रस्ताव नहीं आया है, केवल कांग्रेस कार्य समिति ने तुम्हारे नाम का अनुमोदन किया है। लेकिन नेहरू ने बिल्कुल खामोशी ओढ़ ली, वो कुछ नहीं बोले। पटेल को पत्र वापस करते हुए गांधी जी ने उनको हस्ताक्षर करने के लिए कह दिया। पटेल ने तुरंत गांधी जी के सामने उस पर अपने साइन कर दिए और गांधी ने पत्र नेहरू को क्यों दिखाया और यह क्यों कहा कि यह एक रहस्य है। एक संभावना यह है कि गांधी नेहरू को अपना नाम वापस लेने का मौका देना चाहते थे या फिर नेहरू को कांग्रेस में सरदार पटेल की ताकत का, उनके त्याग का एहसास कराना चाहते थे। खैर, गांधी जी की कृपा से नेहरू जी देश और जो कांग्रेस है उसके सर्वशक्तिमान नेता के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन सरदार पटेल का जीते जी कभी भी कद कम नहीं हुआ। उनका अपना एक कद था, अपना एक रुतबा था और उनके जीते जी बरकरार वो रखा गया। पटेल और नेहरू के बीच कई मुद्दों पर मतभेद होते थे, लेकिन ऐसी स्थिति कांग्रेस में कभी नहीं आई कि दोनों के बीच में टकराव देखने को मिला हो। केवल सरकार में जो सरदार पटेल थे वो ही इकलौते ऐसे आदमी थे जो प्रधानमंत्री नेहरू को जोहार कहते थे और नेहरू भी उनका सम्मान रखा करते थे। दोनों नेताओं के बीच दो अलग अलग व्यक्तियों की वजह से वैचारिक भिन्नताएं थी और पटेल ने कभी नेहरू को स्थिर करने की कोशिशें नहीं की। देश का दुर्भाग्य ये था कि आज़ादी के महज 3 साल बाद ही सरदार पटेल जी इस दुनिया से चल बसे और भारत दमदार नेतृत्व से वंचित हो गया। पंजाब की ओर अगर फिर दोबारा से हम लौटें तो 1952 के चुनाव के बाद पंजाब की सत्ता के 3 प्रमुख दावेदार हो गए थे, भीमसेन सच्चर, प्रताप सिंह कैरो और श्रवण सिंह। कांग्रेस विधायक दल में कैरो जो थे उनको समर्थकों का बहुमत हासिल था। खुद पंडित नेहरू ने कैरो को सबसे मजबूत नेता के रूप में पाया था और 26 फरवरी 1952 को नेहरू ने पंजाब विधायक दल को ये निर्देश दिए थे कि यह दल नेता के लिए जो चुनाव है वो खुद करे। 5 मार्च को जालंधर में संपन्न विधायक दल की बैठक में सच्चर साहब को नेता चुन लिया गया। यह भी विडंबना ही कही जाएगी कि नेता पद हेतु सच्चर के नाम का प्रस्ताव कैरो ने खुद ही रखा था, क्योंकि नेहरू ने ऐसा निर्देश दिया था। सच्चर ने अपने मंत्रिमंडल में हरियाणा से चौधरी लहरी सिंह और पंडित श्रीराम शर्मा को लिया था। मंत्रिमंडल ने 17 अप्रैल को शपथ ली और हरियाणा को अलग राज्य बनने के बाद कांग्रेसी विधायक दिग्गजों ने जमकर सत्ता का खेल खेला और इस कदर गुटबाजी को पोषित किया कि प्रदेश में कांग्रेस और केवल जो नेता हैं बल्कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी विभाजित हो गए थे। और कांग्रेस की गुटबाजी इस तरीके से देखें तो कभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो पाई है। 1966 में जब हरियाणा बना और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बने तो उसके बाद उनका राव वीरेंद्र सिंह जी से टकराव हुआ। पंडित भगवत दयाल और देवीलाल में भी भिड़ंतें हुई। बाद में बंसीलाल जी और प्रोफेसर शेर सिंह में भी टकराव चला। बंसीलाल जी और भजनलाल जी में लड़ाई हुई। भजनलाल जी चौधरी बीरेंद्र सिंह में लड़ाई हुई। चौधरी बीरेंद्र सिंह और भजनलाल की जंग चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आया तो फिर अशोक तंवर से उनकी जंग चलती रही। आज के समय में देखें तो किरण चौधरी और भूपेंद्र हुड्डा की जंग जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा को हटवाकर अपना प्रदेश अध्यक्ष आजकल बना लिया और लगभग हरियाणा की पूरी कांग्रेस उनकी मुट्ठी में है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा कभी भी अपना हिसाब किताब चुकता करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है अगर उनको मौका जिंदगी में मिला तो। कांग्रेस की संतर कलह के फलस्वरूप हरियाणा बनने के बाद कांग्रेस से अलग होकर 3 नए दल भी हरियाणा में बन चुके हैं। एक तो पहला दल राव वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बनाया था, जिसको विशाल हरियाणा पार्टी कहते थे। फिर चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस छोड़कर हरियाणा विकास पार्टी बनाई। फिर चौधरी भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई और तीनों ही जो दल थे वो कुछ साल तक काम करने के बाद कांग्रेस में विलीन भी हो गए। केवल देवीलाल जी इकलौते ऐसे नेता प्रदेश में हैं जो 1971 में कांग्रेस छोड़कर गए और फिर कभी कांग्रेस में वापस नहीं लौटे। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी लंबे समय तक जनता पार्टी में रहने के बाद कांग्रेस में लौट आए थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह 40 साल कांग्रेस में रहकर अब भाजपा में हैं। और अतीत की घटनाओं को देखकर आप कह सकते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की कमज़ोर जो नस है वो नस अंतरकलह है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो यही उसकी ताकत भी है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनको लगता रहता है कि पता नहीं कब हमारे नेता के दिन वापस आ जाएं, तो वो उस आस में, उस उम्मीद में उन नेता के साथ लगे रहते हैं
और हरियाणा में तो कहते भी हैं कि 12 साल में तो कुर्डी के भाग भी जागते हैं, तो कार्यकर्ता भी इस उम्मीद में लगे रहते हैं। तो ये थी दोस्तों कांग्रेस में गुटबाजी की 100 साल पुरानी कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे राजनीति की बातों में। शुक्रिया, नमस्कार।